नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का रियो डी जेनेरो में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों का व्यापार, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, फार्मा समेत दूसरे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। ट्रंप से जारी विवाद के बीच एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी का किया ऐलान। कहा, अमेरिका पार्टी से 2 पार्टी सिस्टम से मिलेगा छुटकारा। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ के कारण 43 लोगों की मौत, मृतकों में 15 बच्चे शामिल। अब भी कई लोग लापता। प्रधानमंत्री मोदी ने जानमाल की हानि पर जताया शोक। और क्रिकेट में बर्मिंघम टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत को जीत के लिए चाहिए 7 विकेट। इंग्लैंड ने 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गंवाए 3 विकेट। इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रन की जरूरत। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों के उद्घोष से की। कई लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी जताई। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर वहां कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की है।
भारत से बड़ी संख्या में उद्यमी भी रियो डी जेनेरो पहुंचे। भारतीय उद्योगपति ब्राजील के साथ व्यापार में सहयोग के लिए इच्छुक हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। आइए आपको सुनवाते हैं। रियो द जेनेरो में 6-7 जुलाई को ब्रिक्स समिट होने वाला है और उस ब्रिक्स समिट के पहले भारत और कई तरह के आयोजन कर रहा है। तो क्या होगा जब ब्राजील और इंडिया मिलेंगे, इस पर यह सम्मेलन यहाँ हो रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे साथ हैं कई लोग जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ब्राजील के साथ मिलकर नए तरीके का संबंध विकसित करना चाहते हैं। मोदी जी और प्रेसिडेंट लूला के बीच में बात होगी और ब्रिक्स सम्मेलन भी हो रहा है, तो इसमें कुछ आप सोच रहे हैं कि राहत कुछ मिलेगा? हाँ, टैरिफ में बड़ा राहत मिलेगा और जो यूरो नॉर्म्स हैं, यूरो 6 था यहाँ पे और इंडिया में BS6 चल रहा है। अब दोनों में जाके ऑलमोस्ट सिमिलरिटी हो गई है। अब इस पे समझौता होगा दोनों की जो भारत के मोदी साहब मिलेंगे और जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री साहब मिलेंगे, वो दोनों के बीच ये बातचीत होगी कि फ्री ट्रेड होगा और टैरिफ रेट में हमारा एक डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रही। मेरे को यहाँ पे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि यहाँ पे भी बहुत चर्चा चल रही है स्टार्टअप्स को लेके, और मेरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जो पूंजी चाहिए, जो कोई भी मार्केट ओपनिंग करनी है यहाँ के लिए, वो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन करा है। यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर ड्यूटी 10 से 35% है। वो हम चाहते हैं कि कम हो जाए तो एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेस फॉर इन जनरल। मैं यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी कुछ अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे मिला है। हमारी एक हेल्थ टेक कंपनी है और हम मूलतः काम कर रहे हैं जो डिजिटल, जो स्मार्ट इकोनॉमी आज के है, वो सेफ भी नहीं है उतना, क्योंकि उसमें खतरे हैं जो शरीर के स्वास्थ्य पे और सेफ्टी पे भी उसका असर है। तो हम लोग विश्व के पहले लोग हैं जो सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ को बगैर चेंज किए उसकी जो हानिकारक जो पद्धति है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ब्राजील और भारत जब मिलेंगे तो कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं और जो अंदर सम्मेलन चला है उस सम्मेलन में ब्राजील के अधिकारी मौजूद हैं और ब्राजील के बिजनेसमैन मौजूद हैं, भारत के अधिकारी मौजूद हैं और भारत के बिजनेसमैन मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स समिट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट लूला से मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच में चुनौतियां क्या हैं व्यापार में और दोनों देशों के बीच व्यापार में अवसर क्या है, इन सारी चीज़ों पर विचार होगा। DD न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से। और ग्लोबल साउथ के दो अहम देश हैं भारत और ब्राजील, और दोनों कृषि प्रधान देश हैं। दोनों तरफ की सरकारों का जोर कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर है। इस पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की भारत और ब्राजील के दो कृषि व्यवसायियों के साथ, जिन्होंने बताया कि कैसे आपसी सहयोग से दोनों देशों के किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग हैं उन्हें फायदा होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के ग्लोबल साउथ में जिन दो देशों के पास कृषि में काफ़ी महारत है वो है भारत और ब्राज़ील। मनीष जी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में रुचि है, आप एग्रीकल्चर में बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर से पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो ब्राज़ील के जो हमारे जो टियागो बोल रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है भारत के किसानों को? देखिए, भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अभी इनकी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, जो इन लोगों की बातें भी सुनी हैं, तो उससे लग रहा है कि ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम लोग, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट FPOs को प्रमोट कर रही है, FPOs के थ्रू हम जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम कंबाइन करके और उसके साथ में कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत और ब्राज़ील में कोई सहयोग होता है तो उससे क्या करेंगे? यहाँ पूंजी लगाएंगे, यहाँ की पूंजी वहाँ ले जाएंगे या यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाएंगे? कैसे ये सहयोग होगा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो इनके पास जो है एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को भी उधर ले जा सकते हैं, वहाँ यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग और थोड़ा मंथन करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद है इन आने वाले 2 दिनों में। कल अपने PM साहब भी आ रहे हैं जो कि हमेशा हम लोग लिए एनर्जी बूस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ना कुछ अच्छा हमें और सहयोग मिले। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में जो संबंध है
उन संबंधों में एग्रीकल्चर एक खास उसका फैक्टर है। और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील साथ में बढ़ें तो निश्चित तौर पे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ताकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर एग्रीकल्चर के मामले में, नई तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता कम होगी। और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ील में भी छोटे किसान हैं और भारत में भी छोटे किसान हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। और हर साल दुनिया भर के लाखों लोग रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को देखने पहुंचते हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 30 मीटर है और इसे रियो डी जेनेरियो की पहचान माना जाता है। इस मशहूर प्रतिमा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। तो आइए देखते हैं ब्राज़ील की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की एक झलक। दुनिया को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी ईसा मसीह की ये प्रतिमा रियो द जेनेरियो के कोर्कोवाडो पहाड़ पर स्थित है। इसे माना जाता है ब्राजील की परंपरा में, ब्राजील के धार्मिक सहिष्णुता में और ब्राजील में शांति, दया और करुणा दिखाने में इस मूर्ति को एक प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति के माध्यम से दुनिया के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि अगर गंभीर से गंभीर संकट का भी सामना करना हो तो आदमी पहाड़ पर भी चढ़कर मूर्तियां मिरेकल कर सकता है। रियो द जेनेरियो में इस मूर्ति के अगल बगल आप देखेंगे तो तरह तरह के दृश्य हैं। इस दृश्य को देखकर आपको लगेगा कि ये दृश्य जो है समुद्र का है, ये दृश्य पहाड़ का है और ये दृश्य मानव के उस सारे प्रयास का है जो मानव जाति को, मानव प्रजाति को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसी रियो द जेनेरियो में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया के कई ग्लोबल साउथ के देश शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हैं। अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ डीडी न्यूज़ के लिए। ब्राज़ील में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के निदेशक डॉक्टर ज्योति शुक्ला ने बताया कि कैसे भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दोनों देशों की सरकारों के साथ साथ जनता भी करीब आ रही है और ये दोनों देशों की डिप्लोमेसी को बल प्रदान कर रही है। देखिए, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला है हमारे साथ, ये ICCR की डायरेक्टर है ब्राज़ील में। डॉक्टर शुक्ला, ये भारत ब्राज़ील में कैसा है? भारत ब्राज़ील में देदीप्यमान है। भारत की संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का रुचि है, जिस प्रकार का गहरा आत्मीयता है और जिस प्रकार की जिज्ञासा है, ऐसा बहुत कम जगह है। ब्राज़ीलियन भारत से प्रेम करते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, भारत के बारे में सीखना चाहते हैं। आप इन लोगों को कैसे सिखा रही हैं, कैसे बता रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ICCR का सेंटर यानी कि स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जो साओ पाउलो में है, हम योगा की क्लासेस लेते हैं, हम हिंदी की क्लासेस लेते हैं, हम कुछ संस्कृत सिखाते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम ओडिसी सिखाते हैं और उसके अतिरिक्त हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। पहला कैंपस कनेक्ट यानी हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से जोड़ते हैं सेंटर को। दूसरा हमारा है एक्सपीरियंस इंडिया डे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, जो यंग विद्यार्थी, यंग स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज के, उसके साथ हम यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं यानी एकेडमिक कनेक्ट की बात करते हैं, उन्हें हम भारत का परिचय देते हैं। एक पूरा दिन अपने यहाँ रखते हैं और अनुभव देते हैं कि भारत है क्या। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया इन योर लाइब्रेरी, यानी जो यहाँ की लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी में भारत के बारे में इतनी किताबें नहीं है। अब पिछले 10 साल में किताबों की संख्या बढ़ी है, रुचि बढ़ी है, उत्साह बढ़ा है। और क्या पोर्तुगीज में वो किताबें आप देते हैं? नहीं, हम अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराते हैं और कुछ अनुवाद का भी हम काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हम यहाँ होम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, जिसमें हम एक मंत्र का पूरा DVD प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हमने कहा है कि मंत्रा फ्रॉम ब्राज़ील, उसका जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील बहुत ऐसा देश है जहाँ संगीत के प्रति बहुत आकर्षण है, नृत्य के प्रति। तो हमने कार्निवल में पिछली बार ICCR की ओर से, भारत के कॉन्सुलेट की ओर से, हमने पूरा एक बॉलीवुड का सेक्शन हमने कार्निवल में रियो में प्रेजेंट किया और साओ पाउलो में प्रेजेंट किया, जिसमें करीबन 5 से 7 हज़ार लोग आए। भारत और ब्राज़ील राजनयिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे और यहाँ तक कि जो राजनयिक पूरा जो ढांचा है पूरे दुनिया का, उस ढांचे में एक दूसरे को करीब आकर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उसमें कल्चर का, पीपल टू पीपल कनेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसे करने की कोशिश ICCR कर रही है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं यहाँ रियो द जेनेरियो से अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात सहकारिता की। देश में सहकारिता को सशक्त बनाने और गांव-गांव तक आर्थिक विकास पहुंचाने के उद्देश्य से गठित हुआ था सहकारिता मंत्रालय, जो आपने आज 4 साल पूरे कर चुका है। इन 4 वर्षों में मंत्रालय ने कई बड़े कदम उठाए। क्या कुछ रही सहकारिता मंत्रालय की बड़ी उपलब्धियां, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। 6 जुलाई 2021 को मोदी सरकार ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उद्देश्य था सहकार से समृद्धि की भावना को जमीनी हकीकत बनाना। पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने कई बड़ी प्रमुख पहलों को कार्यान्वित किया है, जिससे देश भर में सहकारी समितियों के आर्थिक विकास और विस्तार के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समिति वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देश की सभी पंचायतों, गांवों को शामिल करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना की जा रही है। 4 साल में जितना काम हुआ, पिछले 50 साल में उतना काम सेंट्रल लेवल पे नहीं हुआ। वो सपोर्ट नहीं मिला स्टेट्स को। स्टेट्स को भी एक गाइडिंग, एक लाइट है, उनको पता है कि जा सकते हैं, कुछ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मिल सकता है। और एक चाहे वो स्कीम के थ्रू हो, चाहे रिसोर्सेज के थ्रू हो, चाहे पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू, उस तरह एक सपोर्ट स्टेट्स को भी मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए। मोदी सरकार ने देश भर में शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों दोनों को सशक्त करने के लिए कई उपाय कर उनका विस्तार और वित्तीय पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित की है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य संगठित डेयरी सेक्टर में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, छोटे डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करना और रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण में योगदान देना है। सहकारिता आंदोलन का सबसे बड़ा लक्ष्य है गांवों, किसानों, महिलाओं को आर्थिक रूप में मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सहकारिता के माध्यम से किसान को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। जैसे MSP कंप्यूटरकरण जो निकला है, जो भारत सरकार, जो अमित शाह का जो अति योजना है कंप्यूटरकरण का, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा काम कर रहा है जो सहकारिता का काम है, और हर चीज़ ऑनलाइन हुआ, सब लोग की जानकारी में है। धान के क्या रेट है, गेहूँ के क्या रेट है, कौन कौन किसान दिया। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देश भर में पैक्स को डिजिटाइज करने की ऐतिहासिक पहल भी चल रही है। अब पैक्स को सिर्फ ऋण तक सीमित नहीं रखा गया है। इनमें भंडारण, खुदरा दुकानों, ड्रोन सेवा, जन औषधि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्रों, डीजल, पेट्रोल और गैस सहित ई-मार्केटिंग जैसी 25 नई गतिविधियों से जोड़ा गया है। सहकारी समितियों के लिए पहली बार राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई गई और सभी सहकारी समितियों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया गया। सहकारिता के क्षेत्र में इन प्रयासों से लाखों किसानों को सस्ती खाद, बीज, ऋण, भंडारण और बाजार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रही हैं। सहकारिता मंत्रालय के 4 सालों ने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इन योजनाओं का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जिसके लिए मोदी सरकार सहकारिता में जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर लगातार काम कर रही है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इसे संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का शीर्षक सहकारिता से समृद्धि है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने में
सहकारिता ने अहम भूमिका निभाई। देश में करीबन 8 लाख से ज्यादा सहकारी इकाइयां समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हुए और उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, विपणन, आवास, परिवहन और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। साथ ही सहकारी समितियां कृषि, ऋण और बैंकिंग के साथ आवास और महिला कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी काम करती हैं। खबर बिहार से, जहां के दरभंगा में मुहर्रम के अवसर पर चौकी मिलान के दौरान 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के संपर्क में ताजिए के आने से 50 लोग झुलस गए और एक की मौत हुई। मामला तारडी प्रखंड के ककोड़ा गांव का है। 3 गांव के लोग ताजिया मिलान कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान ककोड़ा निवासी मोहम्मद मिराज के रूप में हुई है। घायलों का इलाज DMCH और आसपास के प्रखंडों के PHC में चल रहा है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DT न्यूज़। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि वो प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक रहे। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी साझा किया है, आइए आपको दिखाते हैं। बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे, अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं।
और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। मुस्लिम समुदाय इस दिन को पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हज़रत इमाम हुसैन द्वारा की गई कुर्बानियाँ उनकी धार्मिकता की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। वे लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित करते हैं। आज आषाढ़ी एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार आज से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे, जिसके बाद चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र में आज के दिन भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की पूजा का विशेष महत्व है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वडाला में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की पूजा अर्चना की। वहीं यूपी के प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवशयनी एकादशी 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।